हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपने अटैकिंग रिएजेंट को लेबल कर सकते हैं एज आ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल्स या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिवीजन। ये मैंने यहाँ पर कुछ रिएजेंट लिखे हैं। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट से इनको लेबल कीजिए और फिर चेक कीजिए। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। अब आंसर देखते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर था वाटर एंड अल्कोहल में। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। और ये कौन सी कैटेगरी का था? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर दो साइट्स हैं, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन। चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि सबस्ट्रेट पर होती है एक्टिव साइट जिस पर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अट्रैक्ट होता है। अब ये एक्टिव साइट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, कौन कौन सी होती हैं। अब इन्हीं एक्टिव साइट्स को हमारे ये चार इफेक्ट्स एनहांस भी कर सकते हैं और स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं को हमने वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करने हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिक कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन ये है कि यहाँ पर बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी डिफरेंस लाना है हमें। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो बेसिक कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या मतलब है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का? एक्चुअली जैसे कि हमें, अगर मैं CH बॉन्ड लूँ, CH बॉन्ड में से कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो कार्बन लिटिल बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर मानते हैं। तो CH बॉन्ड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, यानी यहाँ पर कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। पोलैरिटी मतलब पोल मतलब पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच लेके जाएगा उस पे होगा नेगेटिव पोल, और जो इलेक्ट्रॉन जाने देगा उस पर होगा पॉजिटिव पोल। तो यहाँ CH पर कोई भी ऐसा पोल नहीं है। यहीं पर अगर मैं CH3 इथेन की बात करूं तो इथेन में है CC बॉन्ड, और वो भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ये देखिए, ये दोनों ही कार्बन एटम sp3 है। sp3 मतलब सेम पोलर। एक बार मैं आपको याद करा दूं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि अगर कार्बन एटम sp कार्बन एटम है ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो फिर यानी 3 पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए, तो वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp3 इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन एटम में। तो यहाँ पर दोनों ही कार्बन एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा। और जहाँ नॉन पोलर है वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का कोई काम नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये वाला बॉन्ड। अब ये देखिए, इसमें क्या रहेगा? यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है ये sp3 है, और अगर ये sp3 है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और जबकि ये क्या है? sp2, यानी ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यानी यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये sp2 कार्बन एटम अपनी तरफ लेकर जाएगा, यानी यहाँ पर बॉन्ड में आ गई पोलैरिटी, और जहाँ पोलैरिटी आ गई वहाँ पर आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरीके से इसका बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ CH3Cl, तो Cl और C में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबको पता है जी,
और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच के लेके जा रहा है, क्लोरीन। और क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर CH3, C जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है जी, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हमारा इस बॉन्ड में भी आएगा और इस बॉन्ड में भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पोलैरिटी लाएगा मॉलिक्यूल के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द एज कंपेयर टू द अदर एटम। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज कॉज पोलैरिटी। क्लियर है। अब जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाएं तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट पहली बात तो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब जो पोलैरिटी एक बार आ गई वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगी, जैसे कि CH3, C, ये सपोज यहाँ पर आ गया आपका G ग्रुप। सपोज ये G ग्रुप जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लेके जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, तो यहाँ पर यानी कि ये जो पोलैरिटी रहेगी परमानेंट रहेगी, चाहे अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए, ये पोलैरिटी हमेशा मेंटेन्ड रहेगी। और इस पोलैरिटी से फ़ायदा क्या रहेगा, अब अगर नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आराम से आके अटैक कर सकता है और पॉजिटिव के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है, यानी कि इसने यहाँ पर एक्टिव साइट को एनहांस कर दिया। अगर मॉलिक्यूल पोलर था तो एक्टिव साइट वहाँ पर अटैक नहीं कर सकती थी, जैसे CH3 ये नॉन पोलर बॉन्ड था, यहाँ पर एक्टिव साइट अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि CC बॉन्ड भी और CH बॉन्ड दोनों ही दैट इज नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये नॉन पोलर थे तो ये नो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर पोलैरिटी आ गई तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, और ये इफेक्ट क्या है, परमानेंट है। अब ये जो पोलैरिटी आई है ये ड्यू टू द, पोलैरिटी किसकी वजह से आई है, ड्यू टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये डिस्प्लेसमेंट किस में हुई है, सिग्मा बॉन्ड में हुई है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको हिलाना इतना आसान नहीं होता, और इसी वजह से यहाँ पर ये इफेक्ट क्या है, वीक इफेक्ट। रीजन अगर लिखे, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसी वजह से ये एक वीक इफेक्ट है, और कोई दूसरा कोई इफेक्ट इसी पर लगे तो वो इसको ओवरकम कर सकता है, यानी इट कैन बी ओवरकम बाय एनी अदर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो ये चारों इफेक्ट में से सबसे वीक कैटेगरी का माना जाता है, क्योंकि ये पार्शियल चार्जेस क्रिएट कर रहे हैं, जबकि बाकी इफेक्ट जो है फुल चार्जेस क्रिएट करेंगे। तो इसी वजह से ये क्या है, एक वीक इफेक्ट है। ठीक है, और ये एक ट्रांसमिशन इफेक्ट भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन इफेक्ट? देखिए, जी ने सी के इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि हम मान के चलें कि जी ने सी का टिफिन खा लिया जी। अब सी तो हो गया, भूख लगी है उसको, अब ये भूख लगी है तो जी से तो मांग नहीं सकता, क्योंकि अगर मांग सकता होता तो देता ही क्यों, है ना। ठीक है ना, क्योंकि उसका जोर चला नहीं यहाँ पर। तो अब ये अब किसके साथ टिफिन शेयर करेगा, सी से। अब ये सी से अब इलेक्ट्रॉन मांगेगा मतलब पार्शियल का भी पार्शियल, डबल एरो का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हो गया, पार्शियल का भी पार्शियल, यानी कि ये बहुत वीक का भी वीक इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था वो आगे भी ट्रांसमिट हुआ, लेकिन वीक होता चला गया।
तो अगला भी होगा लेकिन उससे भी वीक होगा। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं अगला उससे भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ये हम कह के चलते हैं कि भाई ये डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता है और 3 बॉन्ड तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड तक ले जा सकते हैं, 1 2 3। अगर इससे भी ज़्यादा दूर है तो वहाँ पर उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलिफाइड, डाइज आउट हो जाएगा आफ्टर 3 बॉन्ड। हमने डिस्टेंस के साथ साथ इसको लेके चलना है, इट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। ठीक है, ये एडिटिव इफेक्ट है। एडिटिव मतलब जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सके। ऐड और सब्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब है कि भाई जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर अगर एक Cl बॉन्ड लगा है तो जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अगर 2 Cl आ जाए तो उससे डबल आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि भाई यहाँ पर इसने क्लोरीन ने कार्बन के 100 रुपीज़ छीन लिए और इसने यहाँ पे 100 छीन लिए, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी 100 की थी और यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी होगी, 200 एड ऑन हो गई। तो दैट इज एडिटिव इफेक्ट। ऐसा भी हो सकता था कि अगर एक एटम ने यहाँ से 100 रुपीज़ माइनस कर दिए और दूसरे एटम ने +50 कर दिए, तो ये टोटल डेफिशिएंसी कितने की आ जाएगी, 50 रुपीज़ की आ जाएगी। यानी कि वो इफेक्ट है ये जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को हम नाम देते हैं जी, इट इज एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान के चलते हैं, क्योंकि CH बॉन्ड को तो मैंने नॉन पोलर कह दिया, यानी कि वो ना इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ I इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0। नेक्स्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी आ गई। अगर बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई तो डायपोल मोमेंट चेंज हो गई जी, है ना। तो डायपोल मोमेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉलिबिलिटी इन वाटर चेंज हो गया, सॉलिबिलिटी इन वाटर, तो सॉलिबिलिटी में चेंज आ गया। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो मेन चीज़ है कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कितने टाइप का रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का रहता है। कैसे इसको डिस्कस करना है, देखो जी, ये कार्बन की चेन है। अब अगर इस पे जो G एटम है, G ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन छीन के लेके जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन छीन के लेके जाएगा यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो हम इसको बोल ही रहे थे, साथ साथ दैट इफेक्ट इज कॉल्ड -I इफेक्ट, -I इफेक्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन एटम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम पर जितने भी ग्रुप्स लगे हैं उनमें से कौन कौन से ग्रुप -I का रोल प्ले करते हैं, यानी कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हो सकता है G एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को दे के जाएगा, यानी उसमें एड ऑन कर देगा। एड ऑन मतलब +I इफेक्ट। इसके अलावा हम इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमें सारे ग्रुप्स के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से प्लस होते हैं और कौन से माइनस। ये पता होने के साथ साथ लर्न भी हमेशा रहने चाहिए विद देयर ऑर्डर। ठीक है, तो क्योंकि जितने अच्छे से ऑर्डर याद होगा तभी आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हो, तभी इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो। और कभी कभी तो यहाँ पर सीधा सीधा जेई मीन्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 3-4 ग्रुप दे दिए, इसका करेक्ट ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा सा ऑर्डर है, जैसे कि आप देख ही रहे हो -I का, है ना, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स जो है -I इफेक्ट ही देते हैं, तो ये इनका लंबा चौड़ा इफेक्ट है। इसको याद करने के लिए ना आप इसको ब्रेक करके कीजिए, 3-3 के सेट में कीजिए। जैसे कि मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करना है। R3N पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर रही हूँ। अगर NF3 आ जाए, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो और ज़्यादा -I शो करेगा, और R3 उससे थोड़ा कम, और अगर H3 आ जाए उससे भी कम, तो
तो एक तो ये सेट हो गया आपका NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव एंड NH3 पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट सेट जो है आप ये करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो साइनाइड एंड SO3 सल्फोनिक एसिड। ये तीन का सेट आपने, नाइट्रो साइनाइड एंड सल्फोनिक। एंड नेक्स्ट जो सेट है ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है जी, तो ये एक सेट ये याद हो गया। नेक्स्ट सेट आप याद कीजिए अपना हेलोजन्स का, वो तो वैसे ही सबको पता है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है जी, उसके बाद ये है आपका नेक्स्ट 3 का जो सेट है OR, OH एंड NH2। कहीं जगह OR और OH में आपस में स्विच किया होता है, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट ऑर्डर है। तो हम लोग, मैं तो इसको यही पढ़ाती हूँ, तो आपने देख लीजिएगा इसको। उसके बाद है जी फिनाइल एंड देन हाइड्रोजन, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया जाता है। ठीक है, प्लस साइन, प्लस साइन के ऑर्डर में, यानी जिसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो उसमें सबसे अच्छा अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो कार्बन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखने की पावर नहीं है। तो अगर ऐसे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए जिसके पास पैसा संभालना ही नहीं आता है, तो ऑब्वियस है सब लोग लूट के ही लेके जाएंगे उसको। तो ऐसा ही कार्बन है बेचारा, तो उस पर पहली बात तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, कोई देता ही नहीं है। जब देता है तो इसको तो खुद भी रहता है कि इसको फटाफट दे दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा प्लस साइन इफेक्ट शो करेगा। और अगर इसकी जगह नाइट्रोजन आ जाए तो वो भी ठीक है, O नेगेटिव इससे भी वीक है। और उसके बाद आपके अल्काइल्स की ही कैटेगरी आ जाती हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और खुद मिथाइल ग्रुप। इनको ज़रा मैं ऑर्डर में लिख देती हूँ। टर्शरी मतलब जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी मतलब जो 2 कार्बन से अटैच है, और टर्शरी मतलब, प्राइमरी मतलब जो कि एक ही के साथ अटैच रहेगा, और मिथाइल आपका नेक्स्ट हो गया। उसके अलावा हाइड्रोजन आना चाहिए, हाइड्रोजन जिसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन की जगह उसके आइसोटोप्स आ जाए, प्रोटियम एंड प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो इस हिसाब में ट्राइटियम जो रहता है ये आपका मोर प्लस इफेक्ट है देन ड्यूटेरियम, एंड सबसे लीस्ट है जी हमारा हाइड्रोजन यानी प्रोटियम फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ऑर्डर है जो आपको लर्न करना है। वैसे यहाँ पर इसका रीज़न भी रहता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो TDH, TDH में T आगे क्यों आता है, क्योंकि जो CT बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा शॉर्ट बॉन्ड बढ़ेगा, क्योंकि T जो है थोड़ा पावरफुल एटम है, यानी ये आपका जो है हैवी एटम है, तो हैवी आइसोटोप होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा थोड़ा शॉर्ट होगा। D उससे बड़ा होगा, हाइड्रोजन उससे बड़ा होगा। तो हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इधर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इससे बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एंड दैट इज़ वाई ट्राइटियम देन ड्यूटेरियम एंड देन प्रोटियम, दैट इज़ द ऑर्डर। ठीक है जी, अब जब आपने ये ऑर्डर याद कर लिए तो उसके बाद मेन चीज़ आती है कि भाई जो मेन क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ये इफेक्ट याद हो गया तो एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस किस तरीके से होंगे वो हमें पता होने चाहिए, वो सॉल्व करने आने चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। एसिड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स? एसिड्स वो होते हैं जो अपने हाइड्रोजन को बड़ी जल्दी धक्का दे देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड RCO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब जरा आप इसको ध्यान से 2 तरीकों से समझ सकते हो। पहली बात तो एसिडिक नेचर होने के लिए बॉन्ड पोलर होना चाहिए। OH बॉन्ड पोलर है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव रहता है, तो यही कारण रहता है कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है जल्दी। अब OH बॉन्ड पोलर है, इसी वजह से वो एसिडिक है, पोलर बॉन्ड ही एसिडिक में आएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एसिडिक बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन है।
दो फैक्टर से आपने एसिडिक इफेक्ट को स्टडी करना है। पहला फैक्टर कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में बन रहा है, यानी कार्बे एनायन में बन रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। यानी कि अगर कार्बोक्स को जो भी इफेक्ट इस नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करेगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। या फिर हम बात दो तरीके से करने वाले थे, तो दूसरा तरीका ये है कि O जो है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख करके यहाँ से हाइड्रोजन को धक्का देने वाला है। ठीक है, अब इस O के पास CO ग्रुप है। CO हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच जाए तो वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा। तो इसने क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अपना सारा जोर डालेगा और उसको धक्का मार देगा। लेकिन इस R पर अगर और कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो कि -I है, तो -I इस पर विड्रॉल करेगा। ये विड्रॉल यहाँ से होता होता यहाँ से विड्रॉल होगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है डेफिशिएंट हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन G ग्रुप तक पहुँच गए, ट्रांसमिशन के थ्रू G तक पहुँच गए, और अगर वो G तक पहुँच गए हैं तो ये हाइड्रोजन को जल्दी से जल्दी बाहर धक्का मारेगा और ये हाइड्रोजन एसिडिक होके बाहर निकल जाएगा। दूसरा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज, ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए अगर यहाँ पर और -I ग्रुप लगा हुआ है तो वो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, ले लेगा, उसको वहाँ पे स्टेबलाइज कर देगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। इसका मतलब जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा वो इधर भी हेल्पफुल होगा हाइड्रोजन को बाहर फेंकने के लिए, और यहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इन दोनों ही फैक्टर से -I इफेक्ट यहाँ पर आपको काम में आएगा। तो यहीं से हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ आती है। अब इस पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा जी इन दोनों का एसिडिक, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ और ये है ROH। चलिए मुझे ये बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आप क्या देखोगे, OH बॉन्ड तो कॉमन है, जो कॉमन चीज़ है वो तो देखनी नहीं है। यहाँ पर है R ग्रुप, R होता है +I, और यहाँ पर है CO ग्रुप -I, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन को जल्दी बाहर भेजेगा। तो इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल। क्लियर। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपको कहती हूँ CH3 CH2 COH, CH3 CHFCOH, FCH2 CH2COH। चलिए इसमें आपने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो अब इसको कैसे कंपेयर करोगे भाई, आपने हमेशा जो चीज़ भी क्वेश्चन में जो डिफरेंस पॉइंट है उसी को आपने हाईलाइट करना है, वहीं से आपने देखना है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी फ्लोरीन, यानी बेसिक फ्लोरीन का रीज़न है। अब फ्लोरीन -I शो करती है या +I? -I। और अगर ये -I इफेक्ट शो करती है तो इसका मतलब ये जो रहेगा ये मोर एसिडिक रहेगा। और फ्लोरीन, अब देखो यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऑर्डर अगर मैं देखूँ 1, 2 और 3 में सबसे ज़्यादा 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जल्दी से इफेक्ट डालेगा। फिर उसके बाद थर्ड, दूर से ही है तो सही, और फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम कि अगर यहाँ पर मैंने डाला CH3 CH2COH, CH2 डबल बॉन्ड CHCOH और तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CCOH। अब दिस इज 1, 2 and 3। इसमें अगर हमें ऑर्डर देना है तो इसमें क्या करोगे। अब आप ये देखो यहाँ पर sp3 कार्बन एटम है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है बेटा, sp2 कार्बन एटम है ना, और यहाँ पर कार्बन एटम क्या है, sp कार्बन एटम है।
तो इस हिसाब से यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर आई माइनस आई है। दिस इज क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम जरा। यहाँ पर हमने लिया एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। अब इसमें से कंपेयर करिए। एसिटिक एसिड में CH3 है जिधर प्लस आई है और यहाँ पर नो प्लस आई, तो इसका मतलब ऑर्डर विल बी दिस। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है CH3 CF COH CH3 C Cl Cl COH और तीसरा है CF2 C H CH2 CH2 COH। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर कंपेयर करने से पहले आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। जब भी आपने क्वेश्चंस इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर करने हैं तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर हमने किसी से खींचना है कुछ, पास से हम बहुत अच्छे से खींच पाएंगे, दूर से इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो डिस्टेंस सबसे पहले, आपकी पावर से भी ज़्यादा मैटर करता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट बात आती है नंबर की। अगर दो वीक हैं तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग का मुकाबला कर लेंगे, तो नंबर ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में स्ट्रेंथ आती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस इन दो में पास है, ये दूर है, तो दूर वाला तो सबसे पीछे चला गया। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर किया जाए, इधर दो नंबर है, नंबर ज़्यादा है और पावर ज़्यादा है, तो हमने किसको इंपॉर्टेंस देनी है? नंबर को। तो इसका मतलब उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा सेकेंड। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेस किसको कहते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर। बेस किसको कहते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर। अब लोन पेयर, भाई डोनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पहली बात तो पैसा होना चाहिए तभी डोनेट करोगे, और उसके बाद उसको डोनेट करने का दिल भी होना चाहिए, है ना? दिल होना चाहिए, यानी कि पैसे के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डोनेशन के लिए अगर मैं क्राइटेरिया देखूं तो एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी देयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर। और दूसरी कंडीशन क्या है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुई, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, तो आप मनी डोनेट नहीं कर पाओगे। तो ये दो कंडीशन होनी ज़रूरी है। इन दो कंडीशन के बेस पर मैं कह सकती हूँ कि अमोनिया, वाटर और HF के पास 3 लोन पेयर हैं, फ्लोरीन के पास, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है। फिर भी अमोनिया इज अ बेटर बेस दैन दैट ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ HF, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन। ठीक है। अब यहाँ पर तो हम ये चीज़ तो नहीं डिस्कस कर रहे, हम तो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होना है। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि डोनर एटम के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो अपना क्या इम्पैक्ट डालेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या कम करेगा। तो उसके लिए अब आप खुद ही सोच के बताओ, आपने पैसे रखा है डोनेशन के लिए, आपके साथ का फ्रेंड उससे विड्रॉ कर लेगा तो आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस है कम हो जाएगी। और आपका फ्रेंड भी ऐड ऑन कर दे कि चल मेरी तरफ से भी डोनेट कर दे, फिर आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी?
ऑब्वियस है बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात, क्या कहा मैंने कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है जी। तो अगर इस हिसाब से मैं कहूं RNH2 और R2NH, R3NH N एंड RCONH2, सब में नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन होना है। अब यहां पर दिस इज माय फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस एंड फोर्थ बेस। सबसे वीक कौन सा है? जहां पर माइनस आई है, और यहां पर माइनस आई कहां है? ये रहा जी। तो इसका मतलब फोर्थ तो सबसे पीछे ही चला जाएगा। उसके बाद आर ग्रुप जो है, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब तक तो याद हो गया होगा आपको। तो आर अगर प्लस आई शो करते हैं तो R3 में सबसे ज़्यादा प्लस आई है, फिर R2 में है, फिर RNH2 में है। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट लाइक अ डेफिशिएंसी, और किसी भी डेफिशिएंसी को डोनेशन से स्टेबलाइज किया जा सकता है। जैसे कि अगर कहीं मनी की डेफिशिएंसी है तो मनी डोनेट करना पड़ेगा, कहीं फूड की है तो फूड डोनेट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बेचारा कोई बेगर प्लेट लेकर के बैठा हुआ है, डोनेट कर दो, और आप उसकी प्लेट में से विड्रॉ करके ले जाओ, तो आप उसको स्टेबलाइज करोगे या डिस्टेबलाइज करोगे? ऑब्वियस है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपने डेफिशिएंसी की तरह सोचना है, और हमेशा डेफिशिएंसी इज स्टेबलाइज्ड बाय डोनेशन, और डोनेशन मतलब प्लस इफेक्ट। अब चाहे प्लस कोई भी इफेक्ट हो, अभी हमने पढ़ा ही एक इफेक्ट है तो मैं प्लस आई लिख रही हूँ, बट डोनेशन किसी भी प्लस इफेक्ट से हो सकती है, चाहे वो रेजोनेंस का प्लस हो, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन का प्लस हो, कोई भी प्लस हो वही चलेगा, वही कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है जी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्वियस है माइनस आई। जितना ज़्यादा माइनस है तो आपने माइनस आई से क्या सोचना है कि भाई ये तो बैगर से भी विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे खुद ही बताओ, ये है आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन, जहाँ पे 3 तरह से मदद हो रही है। ठीक है, आपके पास 500 रुपये की डेफिशिएंसी है, 3 फ्रेंड्स ने 50-50 रुपीज़ आपको डोनेट कर दिए, तो कम से कम डेफिशिएंसी कम हुई ना, स्टेबलाइज हुए। लेकिन जे एक ही दोस्त आपको 50 की, 2 दोस्त हैं जो 50-50 की हेल्प कर रहे हैं, और इस केस में सिर्फ एक है जो 50 की हेल्प कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपको हेल्प करे, तो फिर ऑब्वियस है आप आराम से मान सकते हो 3 दोस्त वाले ज़्यादा बेटर हैं बजाय 2 दोस्त, फिर फर्स्ट एंड नो दोस्त वाला तो बिल्कुल ही गया, है ना। नाउ नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन जो है वो बेचारा एटम, वो नेगेटिव चार्ज को संभाल नहीं सकता है, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही उसके ऊपर आएगा ना, तो उसके लिए तो एक बर्डन हो जाएगा। तो C नेगेटिव इज जस्ट लाइक अ बर्डन। तो बर्डन जितना विड्रॉ हो उतना बेटर रहता है। तो नेगेटिव चार्ज जो बर्डन है वो विड्रॉल से स्टेबलाइज किया जा सकता है, यानी माइनस आई से स्टेबलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर प्लस आई आ जाए तो भाई ये तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा, और ज़्यादा सुसाइडल केस हो जाएगा, है ना। तो अब देखो जी, नेगेटिव चार्ज जैसे कि आपका CH3 पर पहले से ही बहुत सारा बर्डन है, पहले से ही फ्रिज खाने से भरा पड़ा हुआ है ना, और उसके ऊपर से 3 बंदों ने और ज़्यादा खाना इसमें डाल दिया, तो बेचारा फ्रिज क्या करेगा, खराबी होगा ना। पहले से ही बहुत साफ था, तो अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो वाया डोनेशन करना है, विड्रॉल करना है। लेकिन अगर इसमें फर्दर ऐड होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी वजह से
टर्शरी इज द लीस्ट स्टेबल, मैंने यहाँ स्टेबिलिटी मार्क उल्टा कर दिया, ये लो जी, टर्शरी इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी विच इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी, और इन सबसे भी बेटर आपका रहेगा CH3 नेगेटिव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता, और मैं सोनिया गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इंडक्टिव इफेक्ट तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली ये हमारा एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम मतलब समझ लें व्हाट डू मीन बाय टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी एंड परमानेंट में बेसिकली क्या इफेक्ट रहता है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास फ़ोन आता है कि आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और वो गेस्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आप घर में उनके लिए कुछ चेंजेस क्रिएट करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, तो और तभी थोड़ी देर बाद फ़ोन आ जाए कि भाई हमारा तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम तो नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यू विल रीगेन योर पोजीशन। तो यानी कि जो आपने चेंजेस किए वो टेम्परेरी थे, वो परमानेंट आपके घर पे नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी इफेक्ट था। तो और जैसे ही आपके गेस्ट ने प्रोग्राम कैंसिल किया, आपने अपनी पोजीशन रीगेन कर ली। तो सेम इसी तरीके का कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। जैसे ही खबर आती है कि भाई कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है अटैक करने के लिए, सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई अटैकिंग रिएजेंट क्या फ़ोन करेंगे क्या, उनको कैसे खबर देंगे, फील्ड के थ्रू। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जैसे कि हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, तो वो जो फील्ड के थ्रू जो वेव्स आती है वहाँ से पता चलता है कि अटैकिंग रिएजेंट आने वाला है अटैक करने के लिए। तो जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो हमारा सबस्ट्रेट जो है कुछ चेंजेस लेकर आएगा, और वो चेंजेस क्या होंगे, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिग्मा बॉन्ड को तो नहीं शिफ्ट किया जा सकता, सिग्मा बॉन्ड को तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा कि थोड़ा बहुत डिस्प्लेस किया जा सकता है, कंप्लीट नहीं। लेकिन पाई बॉन्ड क्योंकि वीक बॉन्ड होता है तो उसको हम कंप्लीट शिफ्ट कर सकते हैं। अब कंप्लीट शिफ्ट हमने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है, तो अब सपोज ये मेरा पाई बॉन्ड है बेटा, तो पाई बॉन्ड उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है जी, तो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ pi electron towards more electronegative atom, that is called electromagnetic effect, and this is temporary effect because अगर हम attacking reagent, if the attacking reagent is removed before attack, then substrate या pi bond will regain its position। ठीक है जी, समझ में आया। तो ये हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ टेम्परेरी पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल। कहाँ पर होगी, मल्टीपल बॉन्ड में होगी, ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और किधर की तरफ को जाएगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो ये शिफ्टिंग होगी ये डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी। ठीक है, अगर as soon as attacking reagent is removed, ओरिजिनल पोजीशन जो है वापस रीस्टोर हो जाएगी। दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेल में समझने के लिए ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं भाई, या तो एल्कीन में होंगे, एल्कीन और अल्काइन में भी सिमिलर वैसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, बेंजीन में भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये एक कैटेगरी के हैं, और उसके अलावा जैसे कि आपके कीटोन और एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, दस। तो ये हमारे कुछ पाई बॉन्ड्स हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना है। यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी दे दी। एक कैटेगरी वो जिसमें पाई बॉन्ड सी के बीच में है, और दूसरा एक सी और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब सबसे पहला तो यहाँ पर एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पाई बॉन्ड सी से बॉन्ड के बीच में होगा
हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे कार्बन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कुछ प्यार व्यार नहीं होता। इसका मतलब उसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लूज छोड़ा हुआ है, जी जाओ जी जो मर्जी करो, उसने पाई इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखा है। तो इस वजह से इस कैटेगरी के अंदर चाहे वो डबल है, ट्रिपल है, एल्कीन है, अल्काइन है या बेंजीन है, यहाँ पर एक्टिव जो साइट है, एक्टिव साइट इज लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन किसको इनवाइट करेंगे? भाई नेगेटिव चार्ज है तो किसको इनवाइट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल फॉर अटैक। यानी कि यहां पर इस कैटेगरी के अंदर जो भी रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस कैटेगरी के अंदर सारी रिएक्शंस जो होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, एडिशन की जगह कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने कहा कि अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब वो ऐड होता है या सब्स्टिट्यूट होता है ये हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ इतना सोचा है कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, दैट्स इट। ठीक है जी। दूसरी तरफ जब हमारा यहाँ पर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन के अंडर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने संभाल के रखे हुए हैं, एक्सपोजर में नहीं रखे हुए कि आओ और अटैक कर लो। तो अगर पाई बॉन्ड इसने संभाल के रखे हुए हैं तो संभाले ऑक्सीजन ने है तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। ठीक है जी। अब अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव ऑक्सीजन पर है और जनरली अटैक करने के लिए इन्विटेशन कार्बन के थ्रू जाता है, तो अब यहाँ पर इन्विटेशन किसको जाएगा बताइए जरा? न्यूक्लियोफाइल को या इलेक्ट्रोफाइल को? ऑब्वियस है, कार्बन पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन आएगा अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी अटैक होगा वो किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। सेम इज है, यहां पर भी अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर एडिशन सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी? न्यूक्लियोफाइल की होगी। और यहां पर किसकी होगी? इस केस के अंदर कार्बन के इधर न्यूक्लियोफाइल की और इधर किसकी होगी? इलेक्ट्रोफाइल की रहेगी। ठीक है, तो अभी इसी को हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए, हमने यहाँ पर अपना ये बॉन्ड बनाया, हमने क्या कहा? यहाँ पर है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने का टाइम आया तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मुझे बताएंगे जरा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर C में ये आया जी, दैट इज फुल नेगेटिव, फुल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल जो है अब आराम से अटैक करेगा क्योंकि उसके पास क्या आ गया है? फुल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आ चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस पोजीशन पर आराम से अटैक करेगा और अगर वो यहाँ पर अटैक करेगा तो फर्दर आपकी रिएक्शन क्या बनेगी? ये लो जी, नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ये न्यूट्रल हो गई, यानी ये साइड न्यूट्रल हो गई और ये साइड आपकी नेगेटिवली चार्ज रह गई। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? ऐड हुआ है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद
हम अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि एल्कीन में क्या होगा। ये लिटिल बिट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने लिया CH3 एल्कीन ली, CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पर एक्टिव साइट कौन सी है, लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन। अब लूजली बाउंड है पाई इलेक्ट्रॉन तो किसको इनवाइट करेगा, E पॉजिटिव को इनवाइट करेगा अटैक करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर दोनों ही कार्बन एटम है। पिछले केस में हमारे लिए बहुत आसान था देखना कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया था, ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे। इसको समझने के लिए आप एक तो केस ऐसे करके देख लीजिए जी। पहले हम डिटेल में करते हैं कि हम दोनों तरफ अटैक करा के देखते हैं क्या हो सकता है, फिर हम बाद में इसका शॉर्टकट बना लेंगे, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा कि हम दो केसेस पढ़ रहे हैं। एक रेड केस से बना रही हूँ कि भाई यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्या बना, फिर बनाना जरा। CH3, सबसे पहले जब भी कार्बन के बॉन्ड्स वगैरह हम डिस्कस करते हैं ना, जब भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह शो करते हैं, हमेशा पहले वो पोर्शन बना लेना चाहिए जहां पर कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। अब पाई बॉन्ड हमने शिफ्ट किया, जिधर शिफ्ट किया वहां नेगेटिव चार्ज, जहां से गया वहां पॉजिटिव, जिधर को गया वहां नेगेटिव, जिधर से गया वहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। ये बन गया। अगर मैं शिफ्टिंग दूसरे तरीके से करती, सपोज हम ये ग्रीन केस लें, तो अब मैंने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट किया है, इस तरफ शिफ्ट किया है। तो अब बनाइए ज़रा, पहले मैं बाकी पूरा एटम का मेन स्ट्रक्चर, मेन स्केलेटन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये लो जी, ये है हमारा मेन स्केलेटन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं इस कार्बन की तरफ, जिधर को गए वहाँ नेगेटिव, जिधर से गए वहाँ पॉजिटिव। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एंड कार्बोकेटायन पढ़ा था। उस हिसाब से, उसी क्राइटेरिया से आप मुझे डिसाइड करके बताओगे कि कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल है। देखो ज़रा, अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूं तो पॉजिटिव वहां कंफर्टेबल है जहां प्लस साइन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे नेगेटिव पे, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फ्रिज ऑलरेडी सामान से भरा पड़ा है, इसमें और डाल दिया, पहले से ही बहुत सामान पड़ा है बर्डन, और ऊपर बर्डन डाल दिया तो भाई अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर डेफिशिएंसी पे डोनेशन की गई है तो यहाँ स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है, मोर स्टेबल ये है। तो ऑब्वियस है हम किसको लेके चलेंगे, मोर स्टेबल केस को ही लेके चलेंगे। इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। मेजर प्रोडक्ट में यही पॉसिबिलिटी होगी। माइनर मतलब सारे मॉलिक्यूल थोड़ी ये रूल फॉलो करते हैं, एक दो तो ऐसे भी हैं जो कि रूल से अलग चलेंगे ही चलेंगे, है ना। हमारे तुम्हारे जैसे भी तो हैं जिन्होंने रूल फॉलो ही नहीं करना होता। तो इस हिसाब से सोचे तो मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट ये भी बनेगा। तो फिलहाल हम मेजर को देखेंगे, माइनर को नहीं देखेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से ये हमारा स्टेबल केस है और ई यहीं पर आएगा अटैक करने के लिए। तो बोलो भाई, ई कहाँ पे अटैक कराएं, पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर? अपोजिट अट्रैक्ट्स, और अपोजिट अट्रैक्ट्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करवाएंगे। तो करते हैं, बनाइए ज़रा। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये CH3, दिस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज C, E, ये H एंड H। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, ठीक है। और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक रूल दिया है जिसको हम बाद में मार्कोवनी-कॉफ्स रूल के हिसाब से पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका बेस मार्कोवनी-कॉफ्स रूल क्या कहता है, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो उधर शिफ्ट होंगे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मींस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स
टूवर्ड्स मोर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे एक केस बना के बताइए मुझे। ये लो जी, अब ये कार्बन एटम मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। बताइए जरा, पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कराओगे? मोर हाइड्रोजन एटम, मोर हाइड्रोजन एटम में ये वाले हाइड्रोजन मत काउंट कर लेना, ये नहीं काउंट होंगे। जिधर डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होना है, इधर देखो, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को देखना है आपने, डबल बॉन्डेड चेक करने, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर एक है, उसके नेक्स्ट वाले चेक नहीं करने, वो करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो इट मीन्स शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स मोर हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। और क्योंकि ये कंप्लीट चार्जेस हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के तौर पर है। थैंक यू।